हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, हम लोग अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। आप देखिए, जो भी आप अपने घर में आप बल्ब को जलाते हैं तो वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही कन्वर्जन रूप होता है। ठीक है, तो जितने भी हम आज अपने लाइफ में काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही कन्वर्जन को करके, उसके प्रोसेस को कन्वर्ट करके ही हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डेली लाइफ रूटीन में। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इस एनर्जी को रिक्वायरमेंट होती है कि सेव किया जाए। ठीक, देखिए, जैसे अगर मैं आपको एक नॉर्मल रियल लाइफ का एग्जांपल दूं, तो जैसे पैसे होते हैं, मनी। मनी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसे में हमें मनी को सेव करना चाहिए। तो इसी तरीके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये हमारी लाइफ डेली लाइफ रूटीन में बहुत ज़्यादा हमारा लाइफ में रोल प्ले करती है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करना चाहिए। पर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है कई जगह में। ठीक है, किसी जगह में कॉइल के फॉर्मेट में, या किसी जगह में हीट के फॉर्मेट में, या फिर किसी जगह में कोरोना के फॉर्मेट में, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये हमारी डिस्ट्रॉय होती रहती है, और हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है हमारे अपने डेजिग्नेशन में पहुंचने से पहले ही। तो ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव किया जा सके, ताकि जहाँ पे हम अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेंड कर रहे हैं, जो सेंडर है जो सेंड कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो रिसीवर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले सके। ठीक है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग सेव करें। तो सेविंग की जब हम बात करते हैं, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हमें जानना है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं, तो उससे पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस किस वजह से हो रहा है, तभी तो हम सेव कर सकेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस किस वजह से हो रहा है, तो वो पहला टर्म जो इलेक्ट्रिकल में बोला जाता है, यदि आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो आप तुरंत फटाक से आंसर देते हैं कि लो पावर फैक्टर का होना। तो ये पावर फैक्टर है क्या एक्चुअली, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से इसके लो हो जाने से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, इन सभी बातों पे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक की देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, और इसी के बाद मैं कई और वीडियोज़ को लाने वाला हूँ जिनमें हम लोग बेसिकली धीमे धीमे से इसके टर्म्स के बारे में समझेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। ये दो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, और फिर हम लोग बात करेंगे कि पावर फैक्टर से क्या क्या लॉसेज होते हैं, और पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा पावर फैक्टर अच्छा होता है, या फिर आपका ख़राब पावर फैक्टर मतलब कम पावर फैक्टर अच्छा होता है। पावर ट्रायंगल क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बिना तो आप पावर फैक्टर को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, हालांकि रटने के लिए आपको मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल फील करना चाहते हैं पावर फैक्टर के बारे में, आप पावर फैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो एक्स वाई जेड आप उसे बनाना चाहते हैं, तो पावर ट्रायंगल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में फिर हम लोग बात करेंगे कि पावर फैक्टर ख़राब होने के क्या क्या कारण होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे, वन बाय वन वीडियोज़ आपके आएंगी। तो इसकी प्लेलिस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बना दूंगा, तो आप उसे डायरेक्ट देख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये सभी चीज़ें मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखी हुई हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी एक वेबसाइट है जो कि गूगल पे रन कर रही है। आप इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी पर विजिट करिएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सी आपको पोस्ट पढ़ने को मिल जाएंगी। हिंदी लैंग्वेज में होती हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं इनको लिखता हूँ। तो आप इस पर मेरी वेबसाइट पर विजिट करिएगा, ताकि आप अपने पोस्ट को पढ़ सकें, और इन पोस्टों की हेल्प से आप अपने इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सके, और मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूँ।
तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये ITI डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल के जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं ये सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और पावर फैक्टर के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वन बाय वन पावर फैक्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, पावर फैक्टर की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला तो अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक जनरल टर्म बताऊं जो कि बुक की लैंग्वेज होती है, तो इसे हम फॉर्मूले के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। और अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो वो मैं अभी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, अगर मैं किताबी भाषा बताऊं आपको तो पावर फैक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल पावर फैक्टर कहलाता है। इसे cos फाई से दिखाया जाता है। ये हमारा किताबी लैंग्वेज है। हाँ, और अगर फॉर्मूला आपको बताऊं तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। तो इसमें जो P होता है ये हमारा पावर होता है, जो V होता है ये हमारा वोल्टेज होता है, और जो I होता है ये हमारा करंट होता है, और जो ये कॉस फाई है ना, ये ही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो पावर फैक्टर होता है इसे हम लोग शॉर्ट टर्म में PF भी लिख सकते हैं पावर फैक्टर, या फिर इसे हम लोग कॉस फाई के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे जो कॉस फाई होता है इसको पूरे को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, और अगर केवल फाई लिखा हो तो एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है चीज़ें। तो ये अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये अभी तक मैंने आपको किताबी लैंग्वेज बताया कि अगर आपसे कोई व्यक्ति इंटरव्यू में पूछ लेता है या फिर चलते हुए आपसे कोई दोस्त पूछ लेता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, अच्छा ये बता, तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि पावर फैक्टर को कॉस फाई से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। अब ये जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली अब जो पावर फैक्टर की एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो मेरी लंबी बने, लेंदी बने आज की बेसिक ही वीडियो, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपको पावर फैक्टर के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो आज समझ में आ जाएंगे। डेफिनेटली आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो बार बार किसी और की वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार आप पूरे इसके एक्सप्लेनेशन को समझ जाएं। तो किताबी लैंग्वेज मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। तो अपने कानों को खोल के सुनिएगा ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन आप बेहतरीन रूप से समझ सकें। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रिकल में हमारे सिस्टम होता है तो इसमें तीन तरीके के लोड हमारे देखे जाते हैं। पहला तो हमारा जो लोड होता है ये हमारा रजिस्टिव लोड होता है, और इंडक्टिव लोड होता है, या फिर कैपेसिटिव लोड हो सकता है। मैंने क्या बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें या तो हमारा रजिस्टिव लोड होगा, या तो हमारा कैपेसिटिव लोड होगा, मतलब कॉइल वगैरह का लोड होगा, या तो फिर हमारा माफ़ी चाहूँगी, या तो हमारा इंडक्टिव लोड होगा या फिर हमारा कैपेसिटिव लोड होगा। तो तीन तरीके के हमारे लोड हो सकते हैं। उनके एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे बनाए हुए। कैपेसिटिव लोड का मतलब होता है कि कैपेसिटर, इंडक्टिव लोड का मतलब हो जाता है जैसे कि मशीन हो गई, पंखा हो गया, और आपका जो रजिस्टिव लोड होता है उसका आपका एग्जाम्पल हो जाता है कि जो आपके बल्ब होते हैं या फिर ओवन होता है, ये आपका क्या हो जाता है कि इंडक्टिव लोड का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें हमारे तीन तरीके के लोड होते हैं। अब जो तीन तरीके के लोड होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनकी करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म होती हैं वो भी डिफरेंट मैनर की होती है। जो हमारा रजिस्टिव लोड होता है तो उसमें जो करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी वो हमारी एक ही डायरेक्शन में होती है। देखिए मैग्नीट्यूड में अलग देखिए, जो करंट की डायरेक्शन होगी, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये जो ब्लू वाला है ये हमारा वोल्टेज की डायरेक्शन को बता रहा है, और ये जो माफ़ी चाहूँगा जो रेड वाला है ये हमारा वोल्टेज के वेव को बता रहा है, और जो ब्लू वाला है ये हमारा करंट के वेव को बता रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, जो रजिस्टिव लोड होता है इसमें करंट और वोल्टेज दोनों की वेव फॉर्म एक साथ शुरू होती है, मतलब कि सेम इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में अलग अलग होंगी। ठीक है, तो कुछ जो करंट की वेव फॉर्म होती है वो इस तरीके की होती है। आप देख सकते हैं कि एक साथ ही शुरू हो रही हैं और एक साथ में ही हमारी जीरो पे पहुंच रही हैं, और एक साथ ही इनका जो पोलैरिटी है वो एक साथ ही चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडक्टिव नेचर के लोड की, तो यहाँ पे जो हमारी करंट होती है ये हमारी वोल्टेज से,
देखिए यहाँ पे जो ब्लू वाली थी मैंने आपको बताया था करंट होती है ना, तो जो ब्लू वाली है करंट जो होती है ये वोल्टेज से हमारा 90 डिग्री लैग करती है, मतलब पीछे चलती है। देखिए वोल्टेज कितनी जल्दी स्टार्ट हो गया हमारा सर्किट में फ्लो होना, यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारा मान लीजिए सर्किट है, तो सर्किट में वोल्टेज कितनी जल्दी हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन करंट 90 डिग्री के बाद हमारी आई। तो इसे क्या कहते हैं कि जो करंट होती है ना वो वोल्टेज से हमारा 90 डिग्री लैग करती है। जो हमारा रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस में अगर हम लोग वेक्टर डायग्राम आपको मैं बना के दिखाऊँ, रजिस्टिव लोड का वेक्टर डायग्राम, तो यहाँ पे ये V है और यहीं पे हम लोग I बना देते हैं। लेकिन मैं अगर वेक्टर डायग्राम इंडक्टिव लोड का आपको बना के दिखाऊं तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ये हमारा अगर प्योरली इंडक्टिव है तो जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज होगा और ये हमारा करंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। अच्छा, जो मैंने अभी ऊपर परिभाषा बताई वो यही है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बना है ना ये 90 डिग्री, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, ये पावर फैक्टर कहलाता है। तो यही ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पर लैग करती है, मतलब कि उससे 90 डिग्री पीछे चलती है। वेक्टर डायग्राम के भी मैंने आपको बता दिया, और जो हमारा फेजर डायग्राम है वो भी यहाँ पे अब मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके जो कैपेसिटिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि जो हमारी करंट होती है ये हमारी पहले से ही होती है, प्रेजेंस होती है सर्किट में, लेकिन वोल्टेज हमारा करंट से पीछे चलता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो करंट होती है वो वोल्टेज को लीड करती है, मतलब वोल्टेज से आगे होती है। जो हमारा कैपेसिटिव लोड होगा ना तो उसका जो वेक्टर डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। वोल्टेज को मान लीजिए रेफरेंस मैंने मान लिया है, और जो करंट होगा वो हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री पर लीड कर रहा होगा, ये हमारा करंट की वेव फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वेक्टर और वेव फॉर्म होते हैं हमारे 3 टाइप्स के लोड्स के, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए वेव फॉर्म्स मैंने आपको अभी तक बताया और वेक्टर डायग्राम भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा कि इंडक्टिव लोड हो जाने से या फिर कैपेसिटिव लोड हो जाने से हमारी वेव का फॉर्मेट जो होता है वो बदल जा रहा है। अब ये जो वेव का फॉर्मेट बदल रहा है ये दिक्कत करता है। यही जो वेव का फॉर्मेट बदलना है ये लॉसेस में कंसिडर होता है। देखिए एक्चुअली जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए कि जैसे ही हमारा सर्किट में वोल्टेज आए वैसे ही हमारा करंट भी आ जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है कि जैसे करंट आ रहा है वैसे ही वोल्टेज आ जाए, या फिर वोल्टेज हमें अप्लाई करें तो तुरंत सर्किट में करंट फ्लो हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में ऐसा फॉर्मेट नहीं हो पाता है। ये रजिस्टिव में तो लोड में तो पॉसिबल है कि जैसे हम लोग रजिस्टिव लोड में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तुरंत उसमें करंट भी फ्लो होने लगता है, लेकिन अगर कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड है हमारा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि जो करंट होती है वो हमारी आगे हो जाती है। यहाँ पे देखिए कैपेसिटिव लोड में जो करंट होती है वो हमारी लीड करती है वोल्टेज को, और जो हमारा इंडक्टर होता है तो वो उसमें क्या होता है कि जो करंट होती है वो हमारी लैग करती है वोल्टेज से, ठीक है। तो ये जो लैगिंग और लीडिंग वाला सीक्वेंस है इसी की वजह से हमारा पावर फैक्टर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने अपने इसमें भी लिखी हुई है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं कि किस में लैग करता है किस में लीड करता है। तो जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो इसी को आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया ना कि वेक्टर डायग्राम में कि ये वोल्टेज है होता है और ये करंट होता है, चाहे ये इंडक्टिव की मैं बात करूं या फिर मैं अगर कैपेसिटिव की बात करूं तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनेगा यही हमारा क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाने वाला है, ठीक है। तो आपके माइंड में अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये भी चीज़ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टिव नेचर होने पर करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है, या 90 डिग्री करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल फाई कहलाता है। और अगर इस मान को कॉस के साथ में रख दिया जाए तो प्राप्त मान क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो आई होप कि अभी तक आप पावर फैक्टर के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपके माइंड में भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। तो आई होप कि
कि अभी तक आपको ये पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी मेरे वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझसे कनेक्ट होकर के पूछ सकते हैं। और भी पोस्ट के मैंने यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप इन्हें भी रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।